सही है जी। तो स्टेट बैंक ऑलरेडी जाके कमर्शियल बैंक से कम रेट चार्ज करेगा और कमर्शियल बैंक आ जाके कस्टमर से कम रेट चार्ज करेंगे। लेकिन अगर वो इन चीज़ों को कम करना चाहती है सप्लाई ऑफ मनी को, तो वो हाई रेट चार्ज के कमर्शियल बैंक से, और कमर्शियल बैंक हाई रेट चार्ज के कस्टमर से, तो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा ये। जी। तो इस पॉइंट में डिस्काउंट रेट में कोई कंफ्यूजन? मॉरल परसुएशन, मॉरल परसुएशन ये है कि कभी कभी स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक्स को अखलाकी दर्ज भी देता है कि यार लोगों को ज़्यादा लोन मत दो, ठीक है ना, ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ चुकी है, ऑलरेडी लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से वो लोग एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड की वजह से हमारे मुल्क के अंदर एग्रीगेट सप्लाई उस लेवल की नहीं है, तो इन्फ्लेशन अराइज होना यानी प्राइसेस बढ़ रही है गुड्स की। तो आप मेहरबानी करके हमारी बातों पे अमल दें करें, ठीक है, और लोगों को इस तरह लोन ना दें, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ चुकी है। लेकिन इसके अपोजिट ये भी हो सकता है कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल गिर चुकी है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो काइंडली आप लोगों को लोन दें, ठीक है ना, लोगों को फैसिलिटेट करें ताकि लोग इन्वेस्टमेंट लें, ठीक है, जिस तरह आजकल की सिचुएशन है, ठीक है, लोग डर चुके हैं इन्वेस्टमेंट करने से, तो उसने स्टेट बैंक ने रेट कम कर दी है ताकि लोग मोटिवेट हो और लोन ले और इन्वेस्टमेंट कर लें। इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़े, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट लेवल और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़े। आधे से ज्यादा लोग फारग हो चुके हैं जॉब से, ठीक है ना, तो इन्वेस्टर डिस्करेज हो चुका है। तो वो कभी कभी अखलाक की दर्ज भी देता है कमर्शियल बैंक को। एक्सचेंज रेट ये हमारा पूरा चैप्टर इंशाल्लाह चैप्टर 12-13 में ये हम पढ़ेंगे, इसको फॉर टाइम बिंग काइंडली थोड़ा सा स्टॉप कर लें जी। तो इस पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? जी, मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स है जो स्टेट बैंक यूज करता है, तो उन इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? ना 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 यार, जिस दिन पे उसने लोन लिया है ना भाई, मैंने आपसे पहले कहा, जिस दिन वो एग्रीमेंट में दाखिल हुआ है ना, द डे ही इंटर इन द एग्रीमेंट, जिस दिन वो एग्रीमेंट में दाखिल हुआ, उस दिन पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो देगा। जिस तरह अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको उस दिन मिसाल दिया था, अभी रेट तकरीबन 6%, 6.5% हो चुका है ना, तो जिन लोगों ने 1-2 साल पहले 12% पे सूद लिया, सूद पे कर्जा लिया था, तो वो आज ही 12% पे देंगे, ठीक है ना। तो जब वो एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल हुआ, जिस दिन पे वो जो रेट था उसी पे जो जो जिस पे उसने साइन किए थे ना एग्रीमेंट पे, कि यार ये रेट होगा, मैं इतने साल बाद दूंगा, तो उसी पे वो देगा ना। हमने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा, बाइंडिंग एग्रीमेंट, तो जिस दिन वो एग्रीमेंट में एंटर्ड हुआ वो उस रेट पे देगा वो। ये सलमान, तो जिस दिन उसने कॉन्ट्रैक्ट किया और जिस जिस पे वो राजी हुआ था उस दिन साइन किया था। क्लियर भाई? जी, बाकी का भी कोई सवाल है तो काइंडली पूछे शाबाश। इंशाल्लाह जब आप लोग जाओगे ना फॉर्म्स में, क्लाइंट्स में, इंशाल्लाह तो आपको इस तरह की एग्रीमेंट्स मिलेंगे, फिर आप उसको फिजिकली भी देख लें, जिसमें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा होगा, जिसने जिससे बोरो किया है, बोरोवर का नाम, लेंडर का नाम, और फिर आप वो टर्म्स पढ़ ले कितने साल के लिए वो इंटरेस्ट देगा, इतना इसका मेच्योरिटी पीरियड है। तो इंशाल्लाह वो आप नेट पे भी सर्च करो, शायद आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे 2-3 तरह। लेकिन वो पेपर की इतनी जरूरत नहीं, तो इसी वजह से उस पर अपने आप को भी मत थकाओ। लेकिन जिस दिन उसने साइन किया वो जो रेट होगा उसी पे। अच्छा, अब दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, कंट्रैक्शनरी पॉलिसीज और एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। ये हम फिस्कल पॉलिसी में भी पढ़ चुके थे कि दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, कंट्रैक्शनरी पॉलिसीज और एक्सपेंशनरी पॉलिसीज।
ठीक है जी। तो कंट्रैक्शनरी पॉलिसीज वो पॉलिसीज होती हैं कि अब ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन रेट, इन्वेस्टमेंट लेवल, सप्लाई ऑफ मनी, एग्रीगेट डिमांड ये बहुत पीक पे पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से अब नुकसान अराइज होते हैं, और वो भी किस शक्ल में, आपकी इन्फ्लेशन की शक्ल में। यानी जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और अब इन्फ्लेशन आने का खतरा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक क्या काम करेगा? ठीक है जी, तो वो क्या कर लेगा, उसके बाद एक ही टूल है, वो इंटरेस्ट रेट। भाई वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट जब वो बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली वो कमर्शियल बैंक्स को हाई रेट पे लोन देगा। जब वो कमर्शियल बैंक को हाई रेट पे लोन देगा तो कमर्शियल बैंक आगे जाके कस्टमर को हाई रेट पे लोन देंगे, ऑटोमेटिकली लोन नहीं लेंगे लोग। ठीक है जी, तो उसकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मजीद नहीं बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस लेवल या इन्फ्लेशन लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, ये उसने अभी आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है कि यार ये हमारे, ये तो चूंकि हम पूरी इकोनॉमी की पढ़े तो ये देखिए आप, लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व। ठीक है जी, ये अब ये है मेरे पास शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। यार इस कर्व से तो आप इतना मायूस हो चुके होंगे ना अब ये, कि ये इतना तो अभी समझ गए होंगे, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, चूंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये हमारे पास है एग्रीगेट डिमांड और ये मेरे पास थी प्राइस लेवल, मेरे पास ये था। जब उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से अब लोग डिमांड ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लोग मजीद लोन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से उसके पास सप्लाई ऑफ मनी नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से वो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा नहीं कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी। जब एग्रीगेट डिमांड गिर गई तो आपकी प्राइस लेवल भी फिर यहाँ से यहाँ पे गिर जाएगी। ठीक है जी, तो कंट्रैक्शनल पॉलिसी में उसके पास बेस्ट टूल जो है ना वो है इंटरेस्ट रेट। बाकी टूल्स भी है लेकिन उन्होंने सब इधर इंटरेस्ट रेट के थ्रू वो उसको कंट्रोल कर लेगा। इसी तरह एक होती है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज में जब हुकूमत, जब स्टेट बैंक को लग रहा है कि यार ऑलरेडी लोग इन्वेस्टमेंट लेवल कम हो चुकी है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो चुकी है और इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो चुका है, लोग ज्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं, तो वो क्या कर लेगा, हुकूमत ने जो पहले बॉन्ड्स खरीदे थे ना, लोगों को बेचे थे, ठीक है ना, अब वो दोबारा खरीद लेंगे। खरीद लेंगे का मतलब क्या है कि उनसे बॉन्ड वापस ले लेंगे और उनको पैसे देकर सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा कर लेंगे। उनसे वो बॉन्ड वापस लेके उनको पैसे, प्रिंसिपल अमाउंट और अलॉन्ग विद सूद दे देंगे। ठीक है, अब इधर आप देख लें, पहले हमारे पास ये था, इकोनॉमी के अंदर प्राइस ये थी और आउटपुट ये था। अब वो आउटपुट बना जाते हैं, आउटपुट बनाने की वजह से वो क्या करेंगे, ताकि आउटपुट बढ़े तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। तो फिर जब उसने आगे जाके लोगों को बॉन्ड बेचे, लोगों ने बॉन्ड, तकरीबन उसने पैसे ले लिए और उसने हुकूमत ने या स्टेट बैंक ने बॉन्ड वापस ले लिए। ठीक है जी, और उनको आवाम को या कमर्शियल बैंक को पैसे दे दिए, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई और आपकी प्राइस लेवल और आउटपुट लेवल इस लेवल पे पहुंच गई। ठीक है जी, तो दो टूल्स है कि अगर वो कंट्रैक्शनरी चाहते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर वो एक्सपेंशन चाहते हैं कि लोगों के पास पैसे आए तो उसके पास ये टूल्स है जी। पूजा, शाबाश जी, शमीन, मुस्कान, इकरा, सलमान, अजहर, आसिफ, शफकत, शाबाश। ठीक है, तो आपने देखा किस खूबसूरती से मैंने कहा वो हमारे अगले चैप्टर में ना पूरा टॉपिक्स, तो इंशाल्लाह वो उधर से क्लियर हो जाएगा, ये फिर आसान है। ठीक है सलमान भाई, थोड़ा सा वेट कर ले, एक्सचेंज रेट का हमारा पूरा टॉपिक है, तो इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे तो ये एक्सचेंज रेट आपके एक दो पॉइंट्स ये इधर से क्लियर हो जाएंगे भाई, क्योंकि अगर मैं अभी उस साइड पे चला गया तो हमारा बहुत टाइम उस पर लग जाएगा ना, तो हमारा पूरा टॉपिक से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा।
अब मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सलमान अभी आपने पूछा ना कि सर ये क्यों करते हैं? प्राइस स्टेबिलिटी, वो इसके मजे लेने के लिए कि प्राइस स्टेबिलिटी हो। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब ये कि प्राइस बहुत ज्यादा हाई भी ना हो कि जिससे कंज्यूमर डिस्टर्ब हो, और प्राइस बहुत कम भी ना हो जिससे प्रोड्यूसर डिस्टर्ब हो। तो वो चाहते हैं कि प्राइस स्टेबल रहे। क्लियर जी? अगर प्राइस बहुत ज्यादा हाई भी रहेगी तो फिर क्या होगा? इन्फ्लेशन अराइज होने का खतरा है। अगर प्राइस कम तो प्रोड्यूसर डिस्टर्ब और इन्वेस्टर भी डिस्करेज हो जाएगा। तो वो प्राइस स्टेबिलिटी चाहता है। यार वो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता है। हम पहले पढ़ चुके हैं, जिस तरह फिस्कल पॉलिसी में हुकूमत का ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक ग्रोथ, इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी में भी हुकूमत चाहती है कि उसके रिसोर्सेज हर साल बढ़ते जाएं। ठीक है ना? कि उसकी इकोनॉमी में ग्रोथ आता जाए, तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। पर कैपिटल इनकम का मतलब ये है, इसका फॉर्मूला है। पर कैपिटल इनकम क्या चीज है? कि यार टोटल नेशनल इनकम इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना, नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है जी? तो अगर आप की नेशनल फॉर एग्जांपल 100 रुपए है, ठीक है, और इकोनॉमी के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 10, तो पर कैपिटा इनकम कितना है? 10 रुपए। क्लियर जी? लेकिन अगर ये 20 पे चले गए, फॉर एग्जांपल 10 की जगह पॉपुलेशन बढ़ गई 20, तो फिर 5। तो जितना पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा उतना अच्छा है, जितना पर कैपिटा इनकम कम होगा उतना बुरा है। तो पर कैपिटा इनकम भी वो चाहते हैं कि पर हेड यार इनकम, ठीक है ना, पर पॉपुलेटेड पर्सन पर इनकम। ठीक है जी? एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी का मतलब कि हमारी करेंसी बहुत ज्यादा ना भी गिरे, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा ना गिरे, हमारे इंपोर्ट इतने ज्यादा ना हो और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतने कम भी ना हो कि हमारी करेंसी डी वैल्यू हो जाए। क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमने फिर फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी होगी ना। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम यूएस से या यूके से कुछ चीज मंगवाते हैं, तो हमने पाउंड, उसको तो पेमेंट पाउंड या यूएस डॉलर में करना होगा, तो फिर हमें यूएस डॉलर खरीद कर और ₹5 बेचकर उसको पेमेंट करनी होगी। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज मंगवाई 100 रुपए की। क्लियर? जब मैंने एक चीज मंगवाई 100 रुपए की, ये 100 US डॉलर की, या चलो यार मैं इसको सिंपल कर दूं, $1 की मैंने एक चीज मंगवाई। ठीक है? तो मैंने क्या करना है? मैंने उधर जो सप्लायर बैठा है वो कहते हैं मुझे ₹5 नहीं चाहिए, इधर अमेरिका में तो यूएस चलता है, यूएस डॉलर चलता है, तो आपने मुझे डॉलर में पेमेंट करनी है। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है सर, मैं 165 रुपये जाके बाजार से डॉलर खरीदता हूँ और उसको बेच देता हूँ वो डॉलर जिससे मैंने चीजें ली हैं। लेकिन जब मैं ज्यादा डॉलर खरीदूंगा, ठीक है ना, तो डॉलर की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। डॉलर की डिमांड ज्यादा होने की वजह से उसकी प्राइस फिर बढ़ जाती है, फिर मुझे 170 में डॉलर पड़ेगा। ठीक है जी? तो स्टेट बैंक का काम ये भी होता है कि हमारी करेंसी बहुत ज्यादा डी वैल्यू भी ना हो। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करना, यार ये तो फिस्कल पॉलिसी का भी था और इसका भी, इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब ये, जिस तरह हमने उधर ऊपर रिजर्व रिक्वायरमेंट्स पढ़ा कि अगर लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा चला गया है, तो अब वो कमर्शियल बैंक से कहा है कि आप लोगों को मजीद क्रेडिट ना दो, मजीद लोन ना दो, ताकि कंट्रोल हो जाए, क्रेडिट कंट्रोल हो जाए, लोन कंट्रोल हो जाए। तो ये भी लोन कंट्रोल होने का, क्रेडिट कंट्रोल होने का मतलब ये कि आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि जब लोन कंट्रोल होगा या क्रेडिट कंट्रोल होगा तो लोगों के पास सप्लाई ऑफ मनी नहीं होगी, जिसकी वजह से वो एग्रीगेट डिमांड करके इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सलमान, ये कमर्शियल बैंक्स को ये फायदा होता है, वो इन चीजों के लिए काम करते हैं। जी सही है। अच्छा सुन नसीहत, देखिए ये कंट्रडिक्शन आ जाती है कि अगर आपने प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब आप कहते हो कि प्राइस बहुत ज्यादा ना बढ़े तो फिर फिल्म एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव नहीं होगा। इसको काइंडली आप जरा पढ़ भी ले। अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो, लेकिन उधर फिर आपने अपने एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, आपने अपने करेंसी को डिवेल्यू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो और आपकी इंपोर्ट्स कम हो।
ठीक है जी। तो एक्सपोर्ट किस तरह ज्यादा होंगे, जब आप अच्छी चीजें कम प्राइस पे बनाओगे और इंटरनेशनल मार्केट में भेजोगे तो एक्सपोर्ट आपकी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जब आप कम कीमत पर बनाओगे तो आपकी करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्शन आ जाती है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस क्रेडिट कंट्रोल, आप इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहते हो और क्रेडिट कंट्रोल भी चाहते हो, तो ये तो मुमकिन नहीं। आप लोन नहीं देना चाहते, जब लोन नहीं देंगे लोगों को, कमर्शियल बैंक्स को, तो वो जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो ग्रोथ कहाँ से आएगा। तो ये इसकी आपस में कंट्राडिक्शन भी आ जाती है, तो इसको भी आप एक नजर काइंडली पढ़ लें। अब लिमिटेशन की तरफ आ जाते हैं। लिमिटेशन एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मॉनेटरी सेक्टर। यार इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एक बार्टर सिस्टम था जिसमें चीजों के बदले चीजें एक्सचेंज होती थी। तो मॉनेटरी पॉलिसी तो उन चीजों पे इफेक्ट करती है जो इसमें मॉनेटरी फैक्टर्स इन्वॉल्व हों, ठीक है ना। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं, अब भी अगर आप चले जाए गांव वगैरह में जिसमें चीजों के बदले लोग चीजें देते रहते हैं, तो उस पर तो मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई नहीं होती ना। क्लियर जी। जब उस पर मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई नहीं होती तो ये तो मॉनेटरी पॉलिसी की एक वीकनेस है, एक लिमिटेशन है कि चलो जो मॉनेटरी सेक्टर है, बैंक है, जहां मनी इन्वॉल्व हो, उस पर तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट कर लेती है और उसको इन्वॉल्व कर लेती है। लेकिन जहां पर मॉनेटरी सेक्टर इन्वॉल्व ही ना हो, जहां पर मॉनेटरी कुछ चीजें ऐसी जहां पर मनी इन्वॉल्व ना हो, जहां चीजों के बदले चीजें लोग ले रहे हो, तो उधर तो फिर मसला बन गया ना, तो वो तो मॉनेटरी पॉलिसी से बाहर चले गए। तो ये तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक डिसएडवांटेज हुआ, एक लिमिटेशन हुआ। क्लियर। दूसरा जो है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉर्मली ये होते हैं बैंकों की तरह ही होते हैं। जिस तरह यार मुदारिबा कंपनी, आपकी लीजिंग लीजिंग कंपनीज जो होती हैं, नॉर्मली ये जो होती है ना, इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इंशाल्लाह जब आप लोग जाओगे तो इसके अपने लाज हैं, सीफेप 2 में इंशाल्लाह आप पढ़ोगे फिर। ठीक है ना, मुदारिबा कंपनी और ये अपनी लीजिंग कंपनी, तो नॉर्मली ये स्टेट बैंक के अंडर नहीं आते, इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है। और लीजिंग कंपनी भी लोगों को चीजें लोन पे देते हैं। मुदारिबा कंपनी में नॉर्मली लोगों को पैसा वगैरह दे देते हैं, लेकिन वो तो स्टेट बैंक के अंडर आते ही नहीं है। तो ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का एक लिमिटेशन हुआ। ठीक है, मुदारिबा कंपनी या आपकी मुदारिबा तो हम पढ़ चुके हैं ना, जिसमें एक बंदा पैसे से इन्वेस्ट करता है, दूसरा बंदा अपने स्किल से। और लीजिंग कंपनी वगैरह जो होती है, तो ये भी वो लोगों को पैसे वगैरह देते हैं। ठीक है, लेकिन वो तो स्टेट बैंक के अंदर नहीं आते। जब स्टेट बैंक के अंदर नहीं आते तो उस पर मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट नहीं करती। हाई लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। यार अगर लोगों के पास पैसा इस शक्ल में पड़ा हो कि कैश की शक्ल में पड़ा हो, या ऐसी शक्ल में पड़ा हो कि वो इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, और स्टेट बैंक चाहती हो कि इन्फ्लेशन ना बढ़े, लोगों के पास सप्लाई ऑफ मनी कम हो, लेकिन लोगों के पास पैसा इस शक्ल में पड़ा है कि वो कैश या इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश में हो, तो फिर भी ये मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई नहीं हो। क्यों? क्योंकि लोगों को पैसे की जरूरत होगी तो जाके बैंक में इजीली कन्वर्ट करके पैसे ले लेंगे। ठीक है जी, तो इस पर भी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई नहीं होती। टाइम लेग्स, यार वही कि मॉनेटरी पॉलिसी के फार्मूलेशन में और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये इतना आसान नहीं कि आपने एक पॉलिसी अभी बनाई और वो कल से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए, बड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। यार हुकूमत चाहती है कि लोगों को रोजगार मिले, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मिले, जिसके लिए लोगों के पास पैसे का होना बहुत जरूरी है। लेकिन स्टेट बैंक चाहती है कि नहीं, लोगों के पास अगर रोजगार आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो एक कंट्रडिक्शन आ गई ना, स्टेट बैंक की और हुकूमत की, मॉनेटरी पॉलिसी की और फिस्कल पॉलिसी की, जिसकी वजह से भी मॉनेटरी पॉलिसी फ्लॉप हो जाती है। ठीक है, तो ये आप देखें डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाएं कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़े, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट का होना बहुत जरूरी है। जबकि कमर्शियल बैंक चाहती है कि लोगों के पास पैसा ना हो ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े, तो स्टेट बैंक ये चाहती है। तो एक कंट्राडिक्शन आ गया बिटवीन द टू थिंग्स। जब इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन होती है, डायग्राम को आप पढ़ ले, समझ आ गए तो ठीक है, वरना मैं कल समझा दूंगा। ठीक है जी, बस 5 मिनट मुझे और अदर बैंक से पढ़ते तो खत्म कर लेते इस चैप्टर को। ठीक है जी, बस 1 2 3 मिनट में आसान है, ये खत्म हो जाएगा। चलो इसको फिर कल कर दें, चलो ठीक है, ज्यादा हो गया। ठीक है जी। जी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन?
जी कल इंशाल्लाह अदर बैंक भी पढ़ेंगे और नया चैप्टर भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी जी सलमान, अजहर, शमीन, इकरा। जी अहमद, खाकान। तो आज के लिए यही काफ़ी, इंशाल्लाह कल एक दो पेज के अदर बैंक्स कभी कभी वो इंशाल्लाह चैप्टर 13 शुरू करेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल गप लगा दे। थैंक यू।